हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्य में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आईसीएसई का मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 15 मार्च को आपका पेपर होने वाला है और उससे पहले सैंपल पेपर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंपल पेपर का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज इस बार देखने को मिला है। ठीक है, और जैसे कि हमने 12th क्लास का मैथ्स का पेपर हो गया है, तो उसमें देखा कि जो सैंपल पेपर में गिवन थे वही क्वेश्चन, मतलब उसी सेम पैटर्न के ऊपर जो है इस बार क्वेश्चन दे रखे थे, यानी कि पैटर्न में थोड़ा चेंज आईसीएसई ने इस बार किया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इस मैथ्स के पेपर में 10th के मैथ्स के पेपर में भी ये जो डिफरेंस है या चेंजेस है वो आपको देखने को मिले। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सैंपल पेपर के एक एक क्वेश्चन के पैटर्न को समझे। पैटर्न क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एसएसएन रीजन का इंट्रोडक्शन हो चुका है, एमसीक्यू में नए नए टाइप के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और कुछ चेंज क्वेश्चंस को आगे पीछे भी कर रखा है, जैसे ऑगे वाला सेक्शन ए में डाल दिया। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है होने वाला है, पूरा डिस्कस करेंगे। मैं ये कहूंगा कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, या पेपर को आप साथ में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके पास है, मैट्रिक्स ए गिवन है -1 एंड 2, बी गिवन है 1 -2 0 एंड 3, है ना। ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, है ना। ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, या 3 ऑपरेशन मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। तो चलिए कह रहा है कि विच वन इज पॉसिबल। आपको पता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। भाई यहाँ पर ऑर्डर क्या है ए का, भाई एक ऑर्डर है, 1 कॉलम है और 2 रोज हैं। चलो उल्टा बोल दिया, एक रो है और 2 कॉलम है। सेकंड हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स बी है, जिसमें कि 2 रोज दिखाई दे रही है और 2 ही कॉलम्स नजर भी आ रहे हैं। तो ऑर्डर हो गया 2/2। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? नहीं है जी, बिल्कुल देखने से लग रहा था। ऑर्डर आप नहीं बताते तो भी हमें पता चल जाता ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यानी कि प्लस और माइनस तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑपरेशन होने के लिए सेम ऑर्डर मस्ट है। ठीक भाई, समझ गए। ऑर्डर सेम नहीं था इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ए बी और बी है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या? तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक कंडीशन होती है। अगर आप ए इंटू बी कर रहे हो, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 इंटू 2 है और यहाँ पे 2 इंटू आर है, तो या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों का सेम होना जरूरी है। हाँ जी, तो इक्वल है जी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ए और बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर पॉसिबल है। क्या बी ए पॉसिबल है क्या? अगर मैं बी को पहले कर दूं, यानी कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स इस बार बी हो चुकी है और सेकंड मैट्रिक्स ए है, तो भैया 1/2 है, तो इसका 2 और इसका 1, इसका 2/2 है, इसका 2 और इसका 1/2 का 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाना चाहिए। क्लियर होगी बात यहां तक? अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक चैप्टर से आ जाता है, x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ k। भाई k कहां है? ये रहा k, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर भी इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स x² होता है, x इंटू माइनस के 3 माइनस के 3x होता है, माइनस का 2x कर दिया और प्लस का 6 कर दिया। ये समझ आया कैसे हुआ? वैसे नॉर्मल पर मल्टीप्लीकेशन है, x को x से इंटू किया, देन x को -3 से कर दिया, फिर -2 को x से कर दिया, -2 को -3 से कर दिया, ऐसा सिंपल। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहां से x² माइनस का 3x एंड माइनस के 2x इज माइनस के 5x। क्लियर? हाँ जी क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो k है वो कोफिशिएंट ऑफ x, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -5। दैट मींस k की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? -5। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अ रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 1500 रुपीज फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर एट 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। यार 1500 रुपए का आपने परचेस किया, उसमें आप 10% प्रॉफिट ऐड करके आगे बेच रहे हो कस्टमर को, तो यार 10% कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी नंबर का 10% कैसे? अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो आप 0 को हटा दीजिए एक, तो जो नंबर आपको मिल रहा है 150, वो इसका 10% हो गया। तो आपने 150 को ऐड कर दिया तो हो गया 1650। ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया,
उस शॉपकीपर का, यानी कि जो आपका रिटेलर है, उस होल रिटेलर है जिसने कस्टमर को बेचा। अब वो कह रहा है कि सेल आर इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। भाई सिर्फ जीएसटी निकालना है तो जितना सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि जीएसटी अप्लाई होती है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस का अगर आप 10% फाइंड करते हैं तो सीधा सीधा आप इसका जीरो ही तो हटाओगे। तो कितना हो जाएगा 165 रुपीज एज अ टैक्स, यानी कि जीएसटी हो जाएगा। आपको कंप्लीट अमाउंट नहीं पूछा गया है, सिर्फ जीएसटी का अमाउंट पूछा गया था। राइट, यहां तक क्लियर होगी बात। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। भैया देखो यहां पर रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्वेश्चन आ गया। नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हमने 3 पॉइंट्स को पढ़ा था। क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे इस बात देख लेते हैं। एक पॉइंट इसमें पूछा गया है। फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। देखिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, इससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स होंगे वो भी आपको यहां पर बताऊंगा, क्योंकि उससे भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए, तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स होते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बिल्कुल जी ये फॉर्म है। अब ये फॉर्म है तो भैया इसके 2 रूट्स होंगे, हाँ जी होंगे। नॉर्मली अल्फा बीटा कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो इसके जो नेचर रूट्स होगा उसका नेचर क्या होगा। तो भैया हमने इसके नेचर 3 तरीके से पढ़े थे। कि हमने कहा कि भैया इसका रूट होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट। कब होगा, व्हेन डी इज, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव जब होगा। सेकंड क्या पढ़ा हमने, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल होगा कब, व्हेन डी इज लेस देन 0, सॉरी डी इज इक्वल टू 0, व्हेन डी इक्वल टू 0। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड पॉइंट आपको यहां, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में आपने क्या पढ़ा, नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स मतलब डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0। अभी डी क्या होता है, डी का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में है b² माइनस 4ac, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास -6, इसका स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू a इज कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, इंटू c इसके, और ये ग्रेटर देन 0 है किसके लिए, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए, राइट। 6 का स्क्वायर क्या 36, -4k ग्रेटर देन 0। 4k को उठा करके सामने भेज दीजिए तो भैया प्लस का हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 36 9 टाइम, बिल्कुल जाएगा। तो क्या निकल के आ रहा है कि जो k है वो स्मॉलर है, 9 इज ग्रेटर देन k, देन 9 k इज स्मॉलर देन 9 होना चाहिए, बिल्कुल। तो k इज लेस देन 9, k इज लेस देन 9, तो k इज लेस देन 9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैं ये कहूंगा भैया ये क्वेश्चन आपने कर लिया। एक आध क्वेश्चन आप बुक से, बुक में भी है इसके क्वेश्चन, आप इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। किसके, डी इक्वल टू 0 के ऊपर रियल एंड इक्वल रूट्स पे भी क्वेश्चन काफी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर एन एपी, भाई एपी में है कि नहीं है। आप इसी तरीके से जीपी के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो एपी में क्या है, कोई भी 3 आपके पास में सीरीज गिवन है, ये एपी में है या नहीं है आपको बताना है। कोई भी सीरीज एपी में है कि नहीं है, कैसे पता लगता है, कॉमन डिफरेंस, किसी पता लगता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो भैया एपी में है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं 1 से लेकर के 4 में कॉमन डिफरेंस कितने का हो रहा है। 4 -1 कर रहे हैं, मतलब इसमें प्लस कितना कर रहे हैं, 3 ऐड कर पा रहे हैं। क्या फिर से आपने 3 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिला, नहीं जी। जब आप 4 में 5 को ऐड करेंगे तब आपको 9 मिलेगा। कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, जी हाँ चेंज हो गया। तो क्या ये एपी है, नहीं है, एपी फेल हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। √3 है, √3 में आपने क्या ऐड किया होगा कि 2√3 हो गया होगा, √3 को ऐड किया होगा, तो यहां पर हो गया प्लस का √3, ठीक है। या आप कह दीजिए कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, 2√3 में से √3 को लेस कर दिया, √3 आ गया। फिर 3√3 में से 2√3 को लेस कर दिया तो √3 आ गया, इसमें से √3 आ गया, यानी कि सेम है क्या, जी हाँ सेम है, कॉमन डिफरेंस, दैट मींस ये आपका एपी होगी।
थर्ड देखते हैं, 8 है, 8 से 6 हो गया भैया माइनस के 2 हो गया, 6 से 4 हो गया माइनस के 2 हो गया, 4 से 2 हो गया माइनस के 2 हो गया, सेम नंबर है जी हाँ, दैट मींस ये एपी होगी। तो ये एपी कौन सा आ गया, एपी आ गया आपका सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन है किसी में सेकंड थर्ड, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। बड़े ध्यान देना आपके टर्म्स में, x इज प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल मतलब है इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। तो x एंड y क्या है, सेम रेशियो में है। x और y की x और y की रेशियो आपका सेम है। तो भैया 6/m बराबर होगा 12/18 बराबर होगा n/6। एक बड़ा सिंपल सा तरीका हो गया कि आपने इक्वल, इन दोनों को पहले इक्वल किया, आपस में काटे पे टाइम निकाल दिया। मैं आपको सिंपल सा तरीका यहां पर बताने जा रहा हूं, क्या कि भैया 6 से 12 कैसे हुआ होगा भाई, इंटू 2 कर दिया होगा तभी हुआ होगा, जी हाँ, इंटू 2 कर दिया होगा। अच्छा, अब m को भी उतना ही टाइम करना होगा जिससे कि 18 आ जाए। तो भैया 6 को डबल किया 12 मिला, तो m को डबल करने पर 18 मिल रहा, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। भैया 9 को इंटू 2 करने पर ही तो 18 मिलेगा, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से m की वैल्यू होनी चाहिए 9। सेम हम इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं n के लिए, कि भैया 6 से 18 कैसे हुआ, इंटू 3 करके हुआ जी भैया जी। और n से 12 कैसे होना चाहिए, इंटू 3 करके होना चाहिए। तो भैया n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n में n मतलब n में मल्टीप्लाई करना है 3 से 12 होना चाहिए। भैया n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4, 4 3 जा 12। यहां तक बात समझ आ गई, इजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, वेरी लेस कैलकुलेशन है भाई साहब। चलिए भैया 6 अपॉन क्या हो गया, m की वैल्यू m 9 आ गया और n की वैल्यू 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन द गिवन डायग्राम ABC एंड PQR क्या है, सिमिलर है, जी हाँ सिमिलर है। सिमिलर है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो AD अपॉन PS इज 3/8। AD कहां है, ये रहा AD आपका, AD और PS ये रहे। अभी जो AD और PS का रेशियो 3:8 और ये AD है क्या, ध्यान देना, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, यानी कि ऑल्टीट्यूड्स हो गए। और आपको पता है, अच्छा बताइए पहले जो ट्रायंगल ABC और PQR है, ये अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है तो भैया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। एंगल P बराबर एंगल Q होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए, एंगल P बराबर एंगल Q होना चाहिए। फिर यहां पर जो एंगल जो ये है, ये 90 डिग्री यहां पर है, यहां पर भी 90 है, तो मैं कह दूं कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों भी आपस में सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई एक एंगल इसके बराबर है और एक 90 है, तो ए सिमिलैरिटी से ये जो ADB ट्रायंगल है और PSQ ट्रायंगल आपस में सिमिलर होना चाहिए। अगर ये सिमिलर है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो सेम होना चाहिए, मतलब AB और PQ का रेशियो, AD और PS का रेशियो इक्वल होना चाहिए, और BD और PUS का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, तीनों वाले बराबर होने चाहिए। जब आपको AD अपॉन PS गिवन है, AD अपॉन PS, तो वही तो रेशियो AB और PQ का भी होना चाहिए। आपसे पूछा ही वही किया, AB और PQ, तो यही तो बराबर हो गया, यानी कि जो आपको 3:8 गिवन है वही आपका साइड्स AB और PQ का रेशियो भी होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत कहीं पर है, ठीक है, तो आप भैया कमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है, निवारण हो जाएगा आपके सॉल्यूशन का। ये वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं थोड़ा पीछे जा करके, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल शेप पीस ऑफ हार्ड बोर्ड, इस तरीके से आपके पास में एक पीस ऑफ हार्ड बोर्ड है, ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल शेप का, और इसको रोटेट करा गया है किसके अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के बाद रिवॉल्व करा गया है, रोटेट कराया है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, जो सॉलिड फॉर्म होगा वो क्या सिंगल कोन होगा या डबल कोन होगा, है ना, मतलब वो क्या होगा, द सॉलिड इज सो फॉर्म इज ऑलवेज अ सिंगल कोन और डबल कोन। तो कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड, सिर्फ वन वैलिड होगा या टू वैलिड होगा, दोनों होंगे या नहीं, कोई भी नहीं होगा। तो आपने कहा ठीक है, जब आप हाइपोटेन्यूज के अबाउट किसी भी ट्रायंगुलर पीस को रोटेट करते हो, रिवॉल्व करते हो, तो भैया आपको तो डबल कोन बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन करूंगा तो भैया ये जो होगी इसका डायमीटर हो जाएगा, है ना, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो यानी कि एक तो इस तरफ का कोण बन रहा है, देख पा रहे हैं यहां पे, और एक इस तरफ का कोण बन रहा है, तो क्या होगा, डबल कोण का फॉर्मेशन होगा। ओनली 2 होना चाहिए, डबल कोण का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, डबल कोण का फॉर्मेशन आप होगा, अगर मैं, ध्यान रखना इस बात को, अगर मैं
इस पीस को, जो पीस ऑफ वो है हार्डबोर्ड है, वो अगर मैं इसको ना कोई भी जो जो राइट एंगल ट्रायंगल पे है साइड, परपेंडिकुलर और बेस, इसमें से किसी के भी अबाउट रिवॉल्व करता तो मुझे एक सिंगल कोन बनता है, ठीक है। तब वहां पर क्या होगा, सिंगल कोन का फॉर्मेशन होगा कब, जब आप इसमें परपेंडिकुलर या बेस इन दोनों के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। और डबल कोन का फॉर्मेशन होता है जब आप हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व करते हो। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इवेंट ए बी एंड सी गिवन है। सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, इट विल रेन ऑन मंडे, February month has 29 days in a leap year 2024, this year is a leap year, ठीक है ना। तो फैब क्या होगा, 29 डेज का होगा, बिल्कुल हाँ जी सही बात। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट, मतलब जो इवेंट्स है हैज प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 कब होगी, अगर कोई इवेंट श्योर इवेंट होता है ना। कौन सा इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। अब एक बात बताइए, द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, हाँ जी होगा यार, आज भी ईस्ट से ही आपका सन राइज होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। भैया ये इवेंट तो श्योर हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी जी हाँ। इट विल रेन ऑन मंडे, भैया ये तो जरूरी नहीं है ना। फेब्रुअरी हैज मंथ, हाँ भैया लीप ईयर में 29 डेज तो होंगे ही, हाँ जी। तो ये जो इवेंट ए है और इवेंट सी है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये आपका श्योर इवेंट होगा, ठीक है, सिर्फ ए और सी। तो बोथ इवेंट ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, द पॉइंट इज। तो ये जो सर्कल है, इसका जो सेंटर होगा उसको आप क्या कहने वाले हो, क्योंकि इसी में क्या हो रहा है, जो 3 वर्टेक्स है इसके, ये आपका एबीसी वर्टेक्स मान लो, इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, इसको मैं सी नाम दे दूं। तो भैया यहां पर इस सर्कल का जो सेंटर है, वहां से अगर मैं सी का डिस्टेंस देखूं, चाहे मैं ए का डिस्टेंस देखूं, चाहे मैं बी का डिस्टेंस देखूं, ये सब के सब इक्वल होंगे। हाँ यही कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, the 3 vertices of a scalene triangle are always equidistant from the fixed point, the point is called, क्या कहते हैं उस पॉइंट को। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, पहले तो सर्कल कौन सा हो गया, ये सर्कल हो गया सरकम सर्कल, है ना, क्योंकि ट्रायंगल के सरकमफेरेंस पर बन रहा है, तो क्या नाम हो गया इसका, सरकम सर्कल। और इस सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा सरकम सेंटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा, समझ आए बात। अब आपके पास में ये 3 टर्म्स और दिखाई दे रहे हैं, जो है ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड। ये तीनों क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, अब हमें पता होना चाहिए कि ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखिए ऑर्थो सेंटर का मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जो कि ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। अगर मैं इस लाइन का, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, ऑल्टीट्यूड से, अगर मैं इस वर्टेक्स का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं तीनों के तीनों, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा, जहां पर मीट करेंगे, ये जो सेंटर होता है, ये उसका ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर। यानी कि आप कह सकते हैं ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स, राइट, ठीक। इन सेंटर क्या होता है कि आप इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप अंदर एक सर्कल फॉर्म करते हैं जो तीनों साइड्स को टच करता है, वो सर्कल होगा इन सर्कल, और उसका सेंटर होगा इन सेंटर। यानी कि कैसे बना, फॉर्मेशन कैसे हुआ इन सेंटर का, तो ये हुआ आपका एंगल बाइसेक्टर का, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इस एक ट्रायंगल में जो एबीसी 3 वर्टेक्स है, 3 एंगल्स भी आपके पास में, तीनों को अगर आप तीनों के एंगल का अगर आपने बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करा, तो वो जहां पर मीट करेंगे वो क्या होगा, वो आपका इन सेंटर हो जाएगा। सेंट्रॉइड क्या होता है भाई, सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस का इंटरसेक्शन। मीडियंस क्या होता है भाई, किसी भी ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल, और आपने बीसी का मिड पॉइंट ले देखा, ए को ज्वाइन कर दिया,
तो ये जो लाइन होगी इसको हम कहते हैं मीडियन। तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ये आपका हो गया। सिमिलरली सी से भी अगर आप ड्रॉ करेंगे आगे तो एसी बाइसेक्ट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एसी का मिड पॉइंट यहां पर है और मैंने ये ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन है, इसको हम क्या कहने वाले हैं, इसको हम कहेंगे मीडियन। और इन 2 या 3 मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है ये पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड, इसको हम क्या कहने वाले हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो सेंट्रॉइड है वो इस मीडियन को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। क्या है वो रेशियो? रेशियो है 2:1। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्कल विद रेडियस r the shortest distance between two parallel tangent is equal। क्या कहना चाहा इसने? ये देखिए ध्यान से क्या कहना चाहे कि सपोज आपके पास में क्या है, एक सर्कल है। ठीक है भाई साहब, मान के एक सर्कल हमारे पास दे रखा है, तो इस सर्कल में कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि इसकी रेडियस r है। ठीक है, मान लीजिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इसके पैरेलल है ना, टेंजेंट इस पे, और इसी टेंजेंट के पैरेलल मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी। आपको बताना है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो ये आपने कहा ठीक है, अगर मैं इसको यहां ज्वाइन कर लेता हूं तो ये इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है। और आपको बताया कि सेंटर से यहां तक होगा आपका कैपिटल R, जो कि यहां पर गिवन है, इसका रेडियस R है, और यहां से लेकर के यहां तक भी तो R होगा। शॉर्टेज का मतलब, शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, वैसे तो आप इसके बीच का डिस्टेंस ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि ये भी डिस्टेंस होता है, बट ये शॉर्टेस्ट नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट E which is at a certain distance from the lamp post AB। देखिए आपका लैंप पोस्ट AB है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको। यहां पर है क्या, यहां पर है आपका एक एंगल, एक और एंगल और एक और एंगल। अल्फा को थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं और यहां पर बनाते हैं एक ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या कहता है, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि द ऑब्जर्वर ऑफ एन ऑब्जर्वर इट्स पॉइंट E which is a certain distance from the lamp post AB finds the angle of elevation of top of lamp from position C, D and E as alpha, beta and gamma. It is given that B, C, D are along the straight line। ठीक है, which of the following condition is satisfied। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है आपको सॉरी बताना है। तो भाई क्या कंडीशन है, कंडीशन दे रखी है एंगल के बीच का रिलेशन दे रखा है। बड़ा सिंपल सी बात है, एक बात को आप समझेंगे और इसको माइंड में बिठा देंगे अच्छे से। अगर आपके पास में एक लैंप पोस्ट है और इस लैंप पोस्ट से जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो जितना दूर होगा उतना एंगल लेस बनेगा, यानी कि स्मॉल बनेगा। ठीक, जितना आप जो लैंप पोस्ट है इसके टॉप को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना पास होंगे इस लैंप पोस्ट के उतना ही एलिवेशन हाई बनेगा, ज्यादा बनेगा, और जितना दूर जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो अल्फा होगा वो ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोज है किसके, बी के या पोल ए बी के, और बीटा उससे दूर है तो एंगल छोटा होगा, गामा उससे और दूर है तो वो और छोटा होगा। बट हमें तो यहां पर 10 में दिखाई दे रहा ऑप्शन है ना, 10 में दिख रहा है, तो 10 का एंगल के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। एंगल जितना बड़ा होगा tan थीटा की वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी, और एंगल जितना छोटा होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी उतनी ही छोटी होगी। इसका मतलब सीधा सीधा मैं रिलेशन में भी सेम रिलेशन देख पा रहा हूं एंगल और tan थीटा के बीच में, तो ये भी ऐसा ही होना चाहिए, सेम टू सेम। ठीक है, अब इसमें से आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा यहां पर हो रहा है। 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा, 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा। अरे तो ऑप्शन ए में मिल गया, तो यहीं पर आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है कि नहीं। 10 बीटा इज लेस देन 10 गामा, वो तो गलत बात है, 10 बीटा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 बीटा इज लेस देन, सेम आप आगे देख पा रहे हैं, तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, कह रहा है कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 12%। क्या पेइंग 12%, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका मेंशन नहीं होगा, बट आपको एक परसेंटेज दे दिया जाएगा कितना परसेंट है, तो हम उसको क्या समझेंगे, डिविडेंड समझेंगे। ठीक है, 100 रुपीज शेयर्स, तो ये वैल्यू क्या है,
भाई इसको हम लोग मानते हैं नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आर एट 80 रुपीज, ये कौन सा प्राइस है? ये है आपका MV, यानी कि मार्केट वैल्यू, जिस प्राइस पे आप उसको बेच रहे हैं, ये जो कंपनी है वो बेच रही है। तो आपको बताना है कि 3 अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं ABC 3 कंपनी की। हाँ, फिर कह रहा है कि शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम। आपने 3 टर्म्स यहां पर पढ़े होंगे, आपने पढ़ा एक डिस्काउंट, आपने पढ़ा एट पर, आपने पढ़ा एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब हो गया कि जो बेस प्राइस है उससे थोड़ा सा हाई प्राइस पर जब आप कोई कंपनी है अपने शेयर को बेचती है या परचेस करते हैं। ये 100 रुपए की चीज आपने कितने में कितने में मतलब कंपनी बेच रही है? 80 रुपीज में। तो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। 100 की चीज 80 में अगर आप बेच रहे हो तो डिस्काउंट हो गया। 100 की चीज 100 में बेच रहे हो तो कोई भी डिस्काउंट नहीं हो रहा, एट पर हो रहा है। 100 रुपीज की चीज किसमें कितने में बेची जा रही है? 120 रुपीज में, महंगा बिक रहा है। इसी को तो प्रीमियम कहते हैं, इसी को तो प्रीमियम कहते हैं। यानी कि कंपनी जो सी है वो आपको क्या कर रही है? प्रीमियम पर सेल कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन? भाई ये बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहां पे। कोई भी लाइन या कोई भी कर्व, कोई भी हो, चाहे यहां पर तो स्ट्रेट लाइन है, आगे आप सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, कोई भी कर्व अगर है और वो ऑरिजिन से पास करता है तो बड़ा आसान है उसको पहचानना कि उस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देख रहा हूं तो मुझे यहां पर प्लस का 5 दिखाई दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? जब ये लाइन सेंटर से पास करे। सेकंड ऑप्शन में देखिए 2x माइनस 3, देखो यहां पर कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है। दैट मींस ये लाइन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी। यहां पर तो x इक्वल टू 5 है, यहां पर y इक्वल टू माइनस का 6 है, नंबर यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? ऐसे एक और ऑप्शन, एक और तरीका भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इन चारों ऑप्शंस में से x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी लाइन देख रहे हैं, अगर वो ऑरिजिन से पास करता है, अगर वो ऑरिजिन से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स वहां पर रखे उस इक्वेशन में तो सेटिस्फाई होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो अगर मैं यहां रखता हूं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, है ना, तो क्या ये LHS RHS की इक्वल आ पा रहा है? नहीं आ रहा है ना। यहां पर क्या हो जा रहा है? 5 बच जा रहा है। यहां पर हो जाएगा क्योंकि यहां पर कोई भी कांस्टेंट बचेगा नहीं। यहां पर देखो 0 बराबर 5 पॉसिबल नहीं है, 0 बराबर माइनस 6 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप सीधा सीधा क्या याद रख सकते हैं भाई? एक तो तरीका ये हो गया कि आपने कोऑर्डिनेट्स यहां पर डाल दिए इक्वेशन में, फिर चेक किया। एक तरीका क्या हुआ? बड़ा सिंपल, क्या कि आपने देखा कि भाई किस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है अलग से प्लस या माइनस में, तो वो लाइन ओरिजिन से डेफिनेटली पास करेगी। स्टैट का क्वेश्चन यहां पे आ चुका है और डेटा थोड़ा मिसिंग है। क्या है यहां पर देखिए, ये x1 है, x2 है, x3 है और x25 तक है। कह भी रहा, कह रहा कि फॉर द गिवन 25 वेरिएबल्स x1 x2 x3 डॉट डॉट अप टू 25 तक असर्शन दे रखा है। देखिए असर्शन रीजन पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास 10th में, तो बड़ा अच्छे से देखना आपने इसको कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसे ऑप्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बना रखे हैं, ठीक है, इजी ऑप्शंस रखे हुए। टू फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, द वेरिएट्स मतलब जो वेरिएबल आपको गिवन है उनको वेरिएट्स कहा जा रहा है। नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपने बचपन से पढ़ा है, जब से आपने स्टैट पढ़ा है तब से आप ये बात को समझते हैं कि जब भी मीडियन फाइंड करना हो तो डेटा का अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग हो। तो ये स्टेटमेंट यानी कि जो असर्शन ए है, क्या वो सही है? जी हाँ, बिल्कुल वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन देखते हैं इसका कि द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डेटा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। जो मीडियन होता है वो मिडिल टर्म को ही मीडियन कहते हैं, तो सेंट्रल मोस्ट मिडिल टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन चेक करें, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। में फॉल्स यहां पर कोई भी नहीं है, ए इज फॉल्स नहीं भाई साहब। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, जी हाँ बिल्कुल, बोथ ए एंड आर ट्रू।